हेलो दोस्तों, AKS क्लास पर आपका स्वागत है। मैं जसवीर सिंह और हमारा जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आज नए प्रैक्टिस सेट 2 के साथ हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि नदी का जो उपनदी ट्रिब्यूटरी क्या होती है। नदी की जो है उपनदी ट्रिब्यूटरी क्या होती है। ऑप्शन ए नदी से कूद रही, ऑप्शन डी नदी से जुड़ती है, ऑप्शन सी है कभी नहीं कूदती है और कभी नदी से जुड़ती है। ठीक है, ऊपर से कोई नहीं। ठीक है, तो नदी की क्या होती है, उपनदी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, जब एक नदी दूसरी नदी से आकर मिलती है तो इसे ही इसके जो मिलाप जुड़ती है, जब एक नदी दूसरी नदी से, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, जब एक नदी दूसरी नदी पर जाकर जहां मिलती है उसे ही क्या कहते हैं, हम उसे ही ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन ना बी हो जाएगा, नदी से जुड़ती है। नदी की जो उपनदी ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जब नदी दूसरी नदी से जुड़ती है उसे ही ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भांगड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है। भांगड़ा नांगल बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी जम्मू तथा कश्मीर में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए पंजाब में स्थित है। ठीक है, पंजाब में स्थित है। ठीक, 5 नदियों का समूह कहते हैं, 5 नदियों का समूह किसे कहते हैं, भांगड़ा नांगल। ठीक है, 5 नदियों का समूह है। कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर। भांगड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर, यह भी याद रखना। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, भांगड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है, पंजाब राज्य में स्थित है। और कि 5 नदियों के समूह को क्या कहते हैं, भांगड़ा नांगल बांध कहते हैं। और कौन सी नदी पर स्थित है, हमारा सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा कि भारत में जो औसत वर्षा है वो कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन बी 119 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन सी 139 सेंटीमीटर होती है और ऑप्शन डी 153 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो भारत में औसत वर्षा कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर पर होती है, कितने पे होती है, 119 सेंटीमीटर पर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब भारत में देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, चेरापूंजी, मासिनराम चेरापूंजी। ठीक है, मासीराम चेरापूंजी में। ठीक, कौन से स्टेट में पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है ये, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। ठीक, ये याद रखना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, 119 सेंटीमीटर। भारत में जो औसत वर्षा है वो कितनी होती है, 119 सेंटीमीटर होती है। और भारत में जो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम चेरापूंजी में होती है। कौन से स्टेट में होती है, मेघालय राज्य में। ठीक है, मासिनराम चेरापूंजी कहाँ पड़ता है, कौन से स्टेट में पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। ठीक है, ठीक, ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। वो कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा। ठीक है,
अगर जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसके कारण क्या होगा? ऑप्शन ए समुद्र जल का स्तर बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी समुद्र जल का स्तर कम हो जाएगा, और ऑप्शन सी है कि समुद्र जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन डी है कि भू स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है कि भू स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, जब ग्लोबल वार्मिंग में तापमान में वृद्धि होती है जब ग्लोबल वार्मिंग के तापमान में वृद्धि होती है तो क्या होगा? बर्फ पिघलने पर बढ़ जाता है। ठीक है, जो हमारा बर्फ है वो क्या होगा? पिघलने पर बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होगा? बर्फ पिघलने पर बढ़ जाएगा। ठीक है, बर्फ पिघलने पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। ठीक, जब ग्लोबल वार्मिंग में तापमान में वृद्धि होती है तो क्या होगा? जब बर्फ पिघलेगा तो उसका क्या हो जाएगा? स्तर जल का बढ़ जाएगा, और वो नदियों के द्वारा जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? समुद्र में जाएगा तो समुद्र जल का स्तर क्या हो जाएगा? समुद्र जल का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी, और तापमान के वृद्धि होने पर क्या होगा? बर्फ पिघल जाएगा, और जब बर्फ पिघलेगा तो नदियों के रास्ते से जब जाएगा तो जब समुद्र में जाकर मिलेगा तो समुद्र का जल का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं, ठीक, इससे ही क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग से ही प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से जब समुद्र का वो आ जाता है तो प्राकृतिक आपदाएं आती है। ठीक है, आपदाएं होती है। ठीक है, ठीक, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या हो जाएगी? जब जल का स्तर समुद्र में बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएंगी? प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 का आंसर आ जाएगा ए। ठीक, ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जलाशय से जो वाष्पीकरण को कम करने में सबसे प्रभावी कौन सा होता है? ठीक है, जलाशय में जो वाष्पीकरण को कम करने में सबसे प्रभावी कौन सा होगा? ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन जी है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है सिटाइल अल्कोहल, और ऑप्शन डी है ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो कौन सा होगा जो जलज के वाष्पीकरण को कम करेगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, सिटाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सिटाइल अल्कोहल। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 6। वनों की जो कटाई के बाद क्या होगा? वनों की जो कटाई के बाद है क्या होगा? नदियों में बहाव बढ़ जाएगा, नदियों में बहाव कम हो जाएगा, ऑप्शन सी है बोझ बढ़ जाएगा, और ऑप्शन डी है अवसाद कम हो जाएगा। ठीक है, अवसाद कम हो जाएगा। जब वनों की कटाई में होती है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगी? हमारी वृद्धि होगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो हमारे तापमान में भी क्या होगी? तापमान में भी वृद्धि होगी। ठीक, जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो हमारे तापमान में भी क्या होगी? हमारे तापमान में भी वृद्धि होगी। जब हमारे तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा? बर्फ का पिघलना तेज हो जाएगा, बर्फ का पिघलना तेज हो जाएगा, ठीक है,
और जब हमारे बर्फ़ का पिघलना तेज हो जाएगा तो नदियों का जल का स्तर क्या होगा, नदियों का जो बहाव है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, जो वनों की कटाई के बाद क्या होगी, वनों की जो कटाई के बाद होगी, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें वृद्धि होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो तापमान में भी वृद्धि होगी, और जब तापमान में वृद्धि होगी तो हमारा जो ग्लेशियर मतलब बर्फ है उसका पिघलना तेज हो जाएगा, और जब उसका बर्फ पिघलना ऊपर से तेज होगा तो नदियों में क्या है, बर्फ का पानी का स्तर बढ़ जाएगा। तो नदियों में जो बहाव है क्या, नदियों में जो बहाव का स्तर है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 7, आमतौर पर बांध क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, आमतौर पर बांध क्यों बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है बाढ़ का नियंत्रण हेतु, ऑप्शन बी है जल विद्युत उत्पादन हेतु, ऑप्शन सी है सिंचाई शुल्क, और ऑप्शन डी है सभी कार्यों पर लागू होते हैं। ठीक है, सभी कार्यों पर लागू होते हैं बांध। ठीक है, बांध निर्माण क्या पढ़ेंगे, बांध निर्माण। ठीक है, आप बेसिक जानकारी बांध निर्माण। ठीक है, बांध निर्माण से होता क्या है, जल के बहाव कम, जल का बहाव कम। ठीक है, जहां बांध बनेंगे वहां क्या होगा, जल का बहाव क्या हो जाएगा, जल के बहाव कम करने के लिए। ठीक है, और दूसरा है मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए ठीक है, इसके लिए भी बांध बनाए जाते हैं मृदापन को रोकने के लिए। और जो नहरें हैं, ठीक है, नहरें जो हैं उनसे क्या होगी, कृषि के लिए। ठीक, नहरें से क्या होगी, जहां नहरें हैं वो कृषि के लिए, सिंचाई के लिए भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और डी क्या हो, एक क्या हो जाएगा, जो हमारी बिजली है, बिजली उत्पादन के लिए भी, बिजली उत्पादन के लिए ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है, ठीक, बिजली उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं। भाई आमतौर पर बांध क्यों बनाते हैं, बांध का जब निर्माण होता है उसका जल का जो बहाव है उसे रोकने के लिए, और मृदा अपरदन को भी रोकने के लिए। और जो नहरें हैं, जब हमारा नहरें होंगी उसमें नहरें से क्या होगा, जो हमारे आसपास की खेती है उसकी सिंचाई के लिए भी, कृषि के लिए भी बांध बनाए जाते हैं। और बिजली उत्पादन के लिए, जहाँ बिजली बनाई जाती है उसके उत्पादन के लिए भी हम बांध बनाते हैं। ठीक है, तो बाढ़ का नियंत्रण हेतु इसके लिए भी बनाए जाते हैं, जल विद्युत उत्पादन हेतु इस चीज के लिए भी बांध बनाए जाते हैं, और सिंचाई शुल्क के भी लिए। तो इसलिए सभी कार्यों पर लागू होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सीटेट जो है इस तरह के क्वेश्चन भी एक अब कथन के उसमें आ रहे हैं कि कथन ए कथन बी है, तो इसलिए बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बांध निर्माण है, पूछ लेगा कि एक ऑप्शन में कि जल का बहाव कम करने के लिए, बी में पूछ लेगा कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो जब ये पढ़ रहे हो तो इस चीज़ की भी जानकारी रखना। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 8 कि वह क्षेत्र जहां कृषि कार्य के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन बी रेजर क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन सी शुष्क क्षेत्र कहते हैं, ऊपर से कोई नहीं। वह क्षेत्र जहाँ कृषि कार्य के लिए पर्याप्त जो जल है उपलब्ध नहीं होता, पर्याप्त जो जल है वो उपलब्ध नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, उसे हम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एरिया। ठीक है, उसे हम क्षेत्र कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 9, वृक्षारोपण की उपयोगिता क्या है। ठीक है,
यह सूक्ष्म कटाव को कम करता है। ऑप्शन बी है ये सूक्ष्म कटाव को उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी है इसके सूक्ष्म कटाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऑप्शन डी है यह हवा का तापमान है। ठीक है, तो वृक्षारोपण, ठीक, वृक्षारोपण क्या होगा? ठीक है, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण क्या होगा? जो इसकी मृदा है, जो इसका जल का बहाव होगा तो ये क्या होगी? मृदा रोकेगी। ठीक है, जब वृक्षारोपण में क्या होती हैं? जड़ें होती हैं, और जड़ें जब उसका जल का अभाव होगा तो क्या होगी? ये मृदाएं रोकेंगी। तो इसलिए ये सूक्ष्म कटाव को करता है, जो मृदा को जल के अभाव को रोकने का कारण होता है। तो ये क्या करता है? वृक्षारोपण ये सूक्ष्म कटाव को कम करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, वृक्षारोपण होगी, और वृक्षारोपण में क्या होती है? जड़ें होती है, और जड़ें कहाँ होती है? जमीन में होती है। तो जमीन में जो जल स्तर का बढ़ाव का वो कम करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? मृदा को रोकता है। तो इससे क्या होगा? ये सूक्ष्म कटाव को भी कम करता है। मृदा को रोकने का ही कारण क्या होता है? ये सूक्ष्म कटाव को कम करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 10 कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ठीक है, ये भी आज आपको बताया था कि जब पहले क्वेश्चन कराया था कहाँ होती है भारत में सर्वाधिक वर्षा, तो विश्व में सर्वाधिक वो भारत में था। ये क्या है? विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मासिनराम मेघालय भारत में है, सोनबिलिक ऑस्ट्रेलिया में है, चेरापूंजी असम भारत में है, या वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ठीक है, कौन सा स्थान है जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चेरापूंजी असम भारत में नहीं है, मासिनराम मेघालय भारत में है, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा। ठीक, भारत में भी कहाँ है? मासिनराम चेरा उसमें होती है, और विश्व में भी कहाँ होगी? विश्व में मासिनराम मेघालय भारत में ही है। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? मासिनराम मेघालय भारत में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ठीक, क्वेश्चन 11 है कि रेन गेज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में किया गया था? ठीक है, रेन गेज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में किया गया था? चीन में, कोरिया में, भारत में, या अमेरिका में? ठीक, तो किस रेन गेज का आविष्कार किस देश में किया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में। ठीक, तो रेन गेज का जो आविष्कार था वो सबसे पहले भारत देश में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो डिस्चार्ज की इकाई क्या है? डिस्चार्ज की जो है हमारी इकाई क्या है? घन मीटर प्रति सेकंड है, वर्ग मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, या वर्ग मीटर प्रति वर्ग संख्या है। ठीक है, तो डिस्चार्ज की इकाई क्या होगी हमारी? ठीक, घन मीटर प्रति सेकंड होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिस्चार्ज की जो इकाई होगी वो घन मीटर प्रति सेकंड होगी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। वर्षा की गणना कैसे की जाती है? ठीक, वर्षा की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन ए वर्षा के अनुकरण से, ऑप्शन बी वर्षा के संवेदक से, ऑप्शन सी हुक के परिमापी से, ऑप्शन डी वर्षा की परिमापी से। ठीक है, तो वर्षा की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन डी होगा हमारा कि वर्षा की परिमापी से की जाती है। ठीक है, वर्षा की जो गणना की जाती है वो क्या हो जाएगा हमारी? वर्षा के परिमापी से हम पता लगाएंगे कि वर्षा कितने सेंटीमीटर के उस पर। ठीक है, तो कितनी होगी? वर्षा के परिमापी से हम वर्षा की गणना कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 14 है, यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, इसकी औसत आयु 90 वर्ष होती है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? ऑप्शन ए है कि डॉल्फिन होगी,
ऑप्शन बी शार्क होगा, ऑप्शन सी व्हेल होगा, ऑप्शन डी है मगरमच्छ होगा। ठीक है, यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, इसकी औसत आयु 90 वर्ष होती है। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? नील व्हेल की। ठीक, नील व्हेल मछली की। ठीक है, नील व्हेल मछली की जल में रहने वाली स्तनधारी। ठीक है, जल में रहने वाली स्तनधारी। ठीक, दूसरा है इसकी जो औसत आयु है व्हेल की वो कितनी है? 90 वर्ष है। ठीक है, इसकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 90 वर्ष है। ठीक है, और ये कैसा जीव है? ये एक मांसाहारी जीव है, मांसाहारी जीव। ठीक, कैसा जीव है ये? यह एक मांसाहारी जीव है। ठीक है, और ठीक है, मांसाहारी जीव है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है ये? सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नील व्हेल कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक, पाई जाती है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और यह फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, कहाँ से लेती है? यह फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, यह फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक, किससे लेती है? यह फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, यह फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यह फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। ठीक है, ये लिख लो, फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। ठीक, सांस लेती है। ठीक है, यह फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। कौन? नील व्हेल। ये जल में रहने वाली स्तनधारी है। ये इसकी जो औसत आयु वो 90 वर्ष है और ये एक मांसाहारी जीव है और सर्वाधिक प्रशांत महासागर में ये पाई जाती है और ये फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। अब डॉल्फिन के बारे में बात करेंगे। डॉल्फिन क्या है? ठीक है, डॉल्फिन यह भी जल में रहने वाली स्तनधारी है। ठीक है, यह जल में रहने वाली स्तनधारी है। ठीक, दूसरा पॉइंट है यह भारत की राष्ट्रीय, यह भारत की क्या होगी? यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, यह भारत का क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच। ठीक है, ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच पाई जाती है। ठीक, पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ से पाई जाती है? ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच पाई जाती है। ठीक है, इसका एनसीईआरटी का दोनों का जिक्र है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्हेल का भी और डॉल्फिन का, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, इसकी औसत आयु 90 वर्ष होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्हेल। डॉल्फिन क्या है? ये भी जल में रहने वाली एक स्तनधारी जीव है। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज से हल्दिया के बीच पाया जाता है। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? एंथोसाइनिन,
कैरोटेनाइड, लाइपोसीन या क्लोरोफिल, किसके कारण होते हैं? ठीक है, देखो यहां पढ़ेंगे वर्णक, वर्णक की उपस्थिति कारण हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे के ऊर्जा का स्रोत, हरे पेड़ पौधे के ऊर्जा का क्या स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। ठीक है, क्या है? सूर्य। ठीक, हरे जो पेड़ पौधे हैं उनका जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? हमारा हमारा सूर्य है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जल, पत्तियों और जड़ों, पत्तियों और जड़ों दोनों के द्वारा प्राप्त करते हैं, द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट था ये। ठीक, पहला पॉइंट है हरे पेड़ पौधे के ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारा सूर्य है। दूसरा है हरे पेड़ पौधे जल, पत्तियों और जड़ों दोनों के द्वारा प्राप्त करते हैं हरे पेड़ पौधे अपने, तीसरा पॉइंट है हरे पेड़ पौधे अपने, ठीक है, अपने कार्बनिक तत्व की पूर्ति, कार्बनिक तत्व की पूर्ति, ठीक है, कार्बन तत्व की पूर्ति ह्यूमस के द्वारा करते हैं, ह्यूमस के द्वारा करते हैं, ह्यूमस के द्वारा करते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक, करते हैं। ठीक, हरे पेड़ पौधे जो अपने कार्बनिक तत्व की जो पूर्ति करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? ह्यूमस के द्वारा करते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधों का प्रोटीन, हरे पेड़ पौधे का प्रोटीन क्या होता है? हरे पेड़ पौधों का प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजन। हरे पेड़ पौधों का प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, हरे पेड़ पौधे का प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट से। ठीक, नाइट्रेट। ठीक, हरे पेड़ पौधों का प्रोटीन क्या हो जाएगा? हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हरे पेड़ पौधे का क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे का प्रोटीन हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रेट से। ठीक, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो जल का जो संपरिवहन है वो कहाँ से करते हैं? हरे पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन, हरे पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कैसे होता है? हरे पेड़ पौधों में भोजन का जो परिवहन है वो कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? फ्लोएम से होता है। ठीक है, फ्लोएम से होता है। ठीक, होता है। और हरे पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में जो जल का है, जल का परिवहन कहाँ से होता है? जाइलम से होता है। ठीक है, जाइलम से होता है। ठीक, ये भी याद रखना है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एनसीईआरटी में है। ठीक है, क्या होगा? जो किस पार्निक की उपस्थिति के अंदर पौधे जो हरे होते हैं किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और हरे पेड़ पौधों में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा सूर्य है। हरे पेड़ पौधे जल, पत्तियों और जड़ों के द्वारा दोनों से ही जल प्राप्त करते हैं। हरे पेड़ पौधे अपने जो कार्बन तत्व की जो पूर्ति है वो किससे? ह्यूमस के द्वारा, जो हमारी मिट्टी में जो मृदा होती है उसमें ह्यूमस के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो हरे पेड़ पौधों का जो प्रोटीन है वो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रेट होता है। जहाँ हमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिस भूमि में हम यूरिया डालते हैं वहाँ क्या होती है? हमारे नाइट्रोजन का
नाइट्रोजन उत्पन्न होगी, उत्पन्न नाइट्रोजन उत्पन्न होगी तो वे क्या होंगे, हरे पेड़ पौधों के लिए, प्रोटीन के लिए लाभदायक होंगे। क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे भोजन का जो परिवहन है वो फ्लोएम द्वारा करते हैं और हरे पेड़ पौधों में जल का जो परिवहन होगा वो जाइलम द्वारा होगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा पूछे हुए क्वेश्चन है। तो क्या होगा, वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन 15 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 16, निम्नलिखित में से वह कौन सा जीव है जिसके सुनने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में वह कौन सा जीव है जिसके मनुष्य की जिससे सुनने की जो क्षमता है मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी हमारा है बाज। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है हमारा है बाज। ठीक, हाथी के बारे में पढ़ेंगे पहले। हाथी के कान बड़े होते हैं, हाथी के कान बड़े होते हैं परंतु सुनाई कम देता है, परंतु सुनाई कम देता है। ठीक है, हाथी के जो दांत हैं, हाथी के जो कान हैं वो बड़े होते हैं परंतु उन्हें सुनाई कम देता है। दूसरा पॉइंट है, सांप के कान नहीं पाए जाते, सांप के कान नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं सांप। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। सांप त्वचा के द्वारा, सांप त्वचा के, ठीक है, सांप त्वचा पर उत्पन्न, पर लिखो, सांप त्वचा पर उत्पन्न, ठीक है, कंपन को, सांप जो है त्वचा पर कंपन को महसूस करके, ठीक है, सांप जो है कंपन को महसूस करके ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है, प्रति जो है प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। ठीक, हाथी के जो कान होते हैं वे बड़े होते हैं परंतु सुनाई कम देता है। सांप के कान नहीं पाए जाते हैं और सांप त्वचा पर उत्पन्न कंपन को महसूस करके ध्वनि की प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। ठीक, ये हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि मनुष्य की तुलना में, ठीक है, मनुष्य की जो तुलना में है वो कौन कौन से 4 गुनी वो करते हैं। मनुष्य की तुलना में, मनुष्य की तुलना में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। मनुष्य के तुलना में गिद्ध क्या हो जाएगा, मनुष्य की तुलना में गिद्ध, चील और बाज। मनुष्य की तुलना में गिद्ध और चील, बाज ये कितना गुना सुनते हैं, 4 गुना। ठीक है, 4 गुना सुनते हैं। ठीक है, और जो हमारा शेर हो गया, शेर, बाघ, ठीक है, शेर और बाघ ये कितना गुना सुनते हैं हमसे, 6 गुना। ठीक है, ये कितना गुना सुनेंगे, 6 गुना। ठीक है, 6 गुना सुनेंगे। ठीक, मनुष्य की तुलना में गिद्ध, चील, बाज कितने गुना सुनेंगे, 4 गुना सुनेंगे। स्टेटमेंट में भी डाल देता है कि गिद्ध, चील, बाज जो मनुष्य की तुलना में कितने गुना, 4 गुना सुनते हैं या 6 गुना सुनते हैं। और शेर, बाघ भी, शेर, बाघ मनुष्य की तुलना में कितने गुना सुनेंगे, 6 गुना सुनेंगे। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जीव है जिसकी सुनने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 4 गुना पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, बाज की पाई जाती है। ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन होता 6 गुना पाई जाती है तो शेर और बाघ दोनों हो जाता। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज थी और ये इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा सीधे पूछे गए क्वेश्चन है और ये सीटेट में
भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हाथी के कान बड़े होते हैं परंतु सुनाई उन्हें कम देता है। सांप के कान नहीं पाए जाते। सांप त्वचा पर जो उत्पन्न, सांप की जो त्वचा पर उत्पन्न कंपन होगी उससे ही क्या करता है, उसकी धमनी को प्रतिक्रिया करता है, इससे ही सांप सुन पाता है। और मनुष्य की तुलना में गिद्ध चील बाज के 4 गुना सुन सकता है और शेर और बाघ मनुष्य से 6 गुना दूरी तक की आवाज़ सुन सकता है। 6 गुना मनुष्य से। मनुष्य अगर 1 सुनेगा तो उससे भी 6 गुना मतलब 6 बार सुनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 17 कि भारत में जो सर्वाधिक हाथी है वो किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी क्या है उत्तराखंड। ठीक है, तो भारत में जो सर्वाधिक हाथी है वो किस राज्य में पाए जाते हैं। पहले हम क्या बात करते हैं, हाथी की। ठीक, हाथी। ठीक है, पहला है कि भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु है, विरासत पशु है। ठीक है, पशु है। ठीक, भारत का जो क्या है वो राष्ट्रीय विरासत पशु है, कौन, हाथी। ठीक, हाथी है। ठीक है, इसकी जो औसत आयु है, औसत आयु कितनी है, 70 वर्ष है। ठीक, इसकी जो औसत आयु है वो कितनी है हमारी, 70 वर्ष है। ठीक है, हम हाथी जो है, थर्ड स्टेटमेंट है, हाथी सामान्यतः काले रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं। ठीक है, काले रंग के होते हैं, इनको इसी कारण, ठीक है, इसी कारण इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। ठीक है, ठीक, हाथी जो सामान्यतः काले रंग के होते हैं इसी कारण इनको गर्मी ज़्यादा लगती है। ठीक है, ये कीचड़ और गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, पसंद करते हैं। ठीक, हाथी को सामान्यतः, हाथी जो है सामान्यतः काले रंग के होते हैं, इसी कारण जो है इनको गर्मी ज़्यादा लगती है और ये कीचड़ गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, पूछ लेता है, चौथा स्टेटमेंट है इसका कि 3 माह के बच्चे का वजन, ठीक है, हाथी के जो है वो 3 माह के बच्चे का वजन कितना होगा, हाथी के जो है बच्चे के 3 माह का वजन कितना होगा। ठीक है, हाथी के जो है बच्चे के 3 माह का वजन कितना होगा, हाथी के जो है बच्चे का 3 माह का वजन कितना होगा, 3 किलो। ठीक है, हाथी के जो है 3 बच्चे माह का वजन कितना होगा। ठीक है, क्या होगा, 3 माह के बच्चे का वजन कितना होगा, 200 किलो, 200 केजी। ठीक है, सामान्यतः जो हमारे 3 माह के बच्चे का वजन कितना हो जाएगा हाथी के, 200 केजी। और जो सामान्य हाथी है उसका भोजन, सामान्य हाथी का भोजन मतलब पत्तियां कितने खा जाता है। ठीक है, भोजन कितनी खा जाता है, 100 केजी। ठीक है, 100 केजी खा जाता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट में पूछा था कि हाथी जो है एक दिन में कितने 1000 ग्राम पत्तियां खा जाता है, और स्टेटमेंट में था कि 1000 ग्राम पत्तियां खा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है। ठीक है, हाथी का जो वजन है। और सबसे ज़्यादा जो वह है सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, थाईलैंड में। थाईलैंड में
ठीक। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। और विश्व में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? विश्व में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक हाथी जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में, ठीक है। भारत में जो सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में। हाथी के बारे में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हाथी है। हाथी की जो औसत आयु है 27 वर्ष है। ये सब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं कि ठीक हाथी के बारे में। और औसत आयु जो है 70 वर्ष है। हाथी जो सामान्यतः वो काले रंग के होते हैं और इनको इसलिए गर्मी ज़्यादा लगती है और ये कीचड़ और गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। 3 माह के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। 3 माह के बच्चे का वजन कितना होगा? 200 किलोग्राम होता है। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे कहाँ पाए जाते हैं सफ़ेद हाथी? थाईलैंड में पाए जाते हैं। और विश्व में जो सर्वाधिक हाथी हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सामान्य हाथी जो है एक दिन में कितने कुंटल खा जाता है? तो कितना आएगा? कितने किलोग्राम पत्तियाँ खा जाता है सामान्य हाथी एक दिन में? तो कितना आ जाएगा? 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा जाता है एक दिन में, ठीक है। तो ये सब हमारी बेसिक नॉलेज थी भारत उसके हाथी के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बेसिक नॉलेज को ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, ठीक, कि भारत में जो 7 टापुओं का शहर है वो किसे कहा जाता है? बेंगलोर को, विशाखापट्टनम को, रांची को या मुंबई को, ठीक है, या मुंबई को, ठीक। क्या पढ़ेंगे? भारत में जो 7 टापुओं का शहर है किसे कहा जाता है, ठीक। आप पहले नंबर 1 भारत में प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, ठीक। नंबर 2 भारत में माया नगरी किसे कहते हैं? माया नगरी, ठीक। क्वेश्चन तीसरा बनेगा कि भारत में हॉलीवुड, भारत में क्या हो जाएगा? भारत में क्या हो जाएगा? हॉलीवुड, हॉलीवुड, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन किससे जुड़े हुए हैं? ठीक है, मुंबई से, ठीक। तो भारत में जो है 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले जो प्रवेश द्वार है वो भी मुंबई है। और भारत में माया नगरी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और भारत में हॉलीवुड किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? मुंबई को ही कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, ठीक। क्वेश्चन हमारा है 90, क्वेश्चन है 90 कि किसके आश्रय का नाम बरो है, ठीक है। किसके आश्रय का नाम बरो है, ठीक। आश्रय क्या होते हैं? जहां रहने का ठिकाना, ठीक। ऑप्शन ए है सुअर, ऑप्शन बी है बकरी के है, ऑप्शन सी है मधुमक्खी के रहने का है, ऑप्शन डी है सांप के रहने का, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं? सुअर की। सुअर की बात करते हैं तो इसकी होती है सुकरशाला, ठीक। आश्रय क्या होता है? सुकरशाला, जहां सुअर रहता है उसके आश्रय को क्या कहते हैं? सुकरशाला, ठीक है। क्या कहेंगे? सुकरशाला। बकरी के आश्रय को क्या कहते हैं? बाड़ा, ठीक है, बाड़ा, ठीक। उसे ही क्या कहते हैं? हम पेन भी कहते हैं, ठीक है। बाड़ा हो जाएगा और उसे ही क्या कहते हैं? पेन भी कहते हैं, ठीक है। और मधुमक्खी के आश्रय को क्या कहते हैं हम? छाता, छत्ता, ठीक है। मधुमक्खी के आश्रय को क्या कहते हैं? छत्ता। और छत्ते को भी दूसरा क्या कहते हैं? वी हाइव, ठीक है, बी हाइव, ठीक। मधुमक्खी के आश्रय को क्या कहेंगे? छत्ता, और इसे ही क्या कहते हैं? बी हाइव। बकरी के को क्या कहेंगे? बाड़ा और पेन हो सकता है। और सुअर को क्या होता है? सुअर जिस आश्रय में रहते हैं सुकरशाला होती है, ठीक है। अब आते हैं सांप। सांप क्या में रहते हैं? बिल में। सांप बिल में रहते हैं। बिल को ही क्या कहते हैं? बरो, ठीक है, बरो। तो आप ये जरूर याद रखना, पेन, बी हाइव में
बरो, क्योंकि पता है सबको कि सांप क्या में रहता है, बिल में रहता है, तो बिल तो देने का नहीं, क्या देगा, बरो देगा। जैसे इसमें पूछ लिया किस आश्रय का नाम बरो है, तो किसका आश्रय का नाम बरो है, सांप के, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 20, यह कश्मीर में पाए जाने वाला नक्काशी घर है। ठीक है, ऑप्शन ए है डोंगा, ऑप्शन बी है हाउस बोट, ऑप्शन सी है लकड़ी के घर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा डोंगा। अब डोंगा पढ़ते हैं। ठीक है, डोंगा, ठीक, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एवं केरल राज्य में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर केरल राज्य में। ठीक, दूसरा पॉइंट है ये तैरता हुआ घर है, तैरता हुआ घर। ठीक है, ऑप्शन, ठीक, तैरता हुआ घर हो गया। और ये मछली पकड़ने के काम आता है, मछली पकड़ना। ठीक है, क्या होता है, मछली पकड़ना। ठीक, ये एक मंजिला होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये एक मंजिला होता है। ठीक है, एक मंजिला, ठीक, एक मंजिला होता है। ठीक है, एक मंजिला होता है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम हाउस बोट के बारे में। हाउस बोट होता क्या है। ठीक है, ये एक नक्काशी युक्त घर है। ठीक है, यह एक कैसा है, यह एक नक्काशी युक्त घर है। यह एक हाउस बोट क्या है, नक्काशी युक्त घर है। ठीक है, यह कैसा है, नक्काशी युक्त घर है। ठीक है, पर्यटक के लिए आकर्षक है, जो हमारे पर्यटक हैं उनके लिए क्या है, ये पर्यटकों के लिए, पर्यटक के लिए आकर्षक है। ठीक है, पर्यटकों के लिए आकर्षक है। ठीक, पर्यटकों के लिए क्या है, ये आकर्षक है। ठीक है, और नक्काशी युक्त लकड़ियां हैं, नक्काशी युक्त, ठीक, लकड़ी। ठीक है, नक्काशी युक्त लकड़ी है। और डी ऑप्शन है, यह बहुमंजिला है। ठीक है, कैसा है यह बहुमंजिला है। ठीक है, यह कैसा है, बहुमंजिला है। ठीक है, यह एक नक्काशी युक्त हाउस बोट क्या है, यह एक नक्काशी युक्त घर है। ठीक, पर्यटकों के लिए आकर्षक है। ठीक है, आकर्षक है। ठीक, नक्काशी युक्त लकड़ी का है और ये बहुमंजिला है। ठीक है, और ये क्या है, डोंगा, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। तैरता हुआ घर है, मछली पकड़ना भी इसमें काम होता है, और एक मंजिला होता है। ठीक है, तो आज हमारे जो ये थे, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। प्रैक्टिस सेट 2 के हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।